वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, समंकों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, इनसे संबंधित आज हम लगभग 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एमसीक्यूज है जिसे आज हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, प्राथमिक समंकों के संग्रहण की एक उपयुक्त रीति का चुनाव निम्न तत्वों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो प्राइमरी डेटा है उनको कलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए क्या देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, ठीक है, अनुसंधान, उसकी प्रकृति क्या है, किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, समय, साधन, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, प्रयोग करते समय द्वितीयक सामग्री में निम्न गुण की उपस्थिति देख लेनी चाहिए। ठीक है, जो सेकेंडरी डेटा होते हैं उनका जब प्रयोग किया जाता है तो उसकी विश्वसनीयता देखी जाती है कि उनका जो संकलन किया गया था वो कितने विश्वसनीय हैं, जिस उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है उस उद्देश्य के लिए वो उपयुक्त है या नहीं है, उनकी पर्याप्तता, ये सभी गुण देखे जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, एक आदर्श प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या निम्न प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, जो प्राथमिक समंक है उनका संकलन किया जाता है तो प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है, और प्रश्नावली विधि में अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित जो सूचना प्राप्त करनी है उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। तो प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या एक तरह से कम होनी चाहिए, लेकिन जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए अनुसंधान किया जा रहा है उसको एक तरह से पूरा किया जा सके। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सर्वेक्षण का उद्देश्य है उसको ध्यान में रखते हुए यथासंभव कम से कम। अगला है द्वितीयक समंकों का, ठीक है, जो सेकेंडरी डेटा होते हैं उनका जब प्रयोग किया जाता है तो सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, केयरफुली। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो द्वितीयक समंक है उनका सावधानी पूर्वक एक तरह से समीक्षा करके ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो जो परिणाम होंगे वो एक तरह से गलत आने के चांसेस होते हैं, इसलिए। अगला है, प्रकाशित द्वितीयक समंकों में से निम्न अधिक विश्वसनीय व अधिक परिशुद्ध होने की प्रत्याशा है। ठीक है, जो समंक प्रकाशित हो चुके हैं, जो पब्लिश सेकेंडरी डेटा हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो विश्वसनीय होंगे वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और राष्ट्र की जो सरकार है उनके जो पब्लिकेशन होते हैं, ऑप्शन बी, ये ज्यादा विश्वसनीय होंगे, ज्यादा शुद्ध होंगे। अगला है, द्वितीयक समंकों की तुलना में प्राथमिक समंक, देखिए प्राथमिक समंक जो होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, लेकिन जो प्राथमिक समंकों का संकलन किया जाता है उसकी विश्वसनीयता, संग्रहण में ली जाने वाली सावधानी और अनुसरण, जो अनुसंधान करता है उसके एक तरह से विवेक और अनुभव पर निर्भर करेगी। जो आंकड़े इकट्ठे कर रहा है वो कितना एक तरह से अनुभवी है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी प्राथमिक समंक संग्रहण रीति सर्वोपयुक्त और मितव्ययी मानी जाती है जब अनुसंधान क्षेत्र बहुत विशाल है तथा संसूचक अधिकतर शिक्षित हो और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। ठीक है, जो उत्तरदाता हैं वो पढ़े लिखे हैं एक तरह से, और अनुसंधान का क्षेत्र अगर बड़ा है तो इस स्थिति में जो अनुसंधान करता है वो एक एक उत्तरदाता के पास में अगर पहुंच नहीं सकता है,
एक एक के पास जाएगा तो खर्चा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए प्रश्नावली विधि जो है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें डाक के माध्यम से प्रश्नावली को भेज के जो शिक्षित उत्तरदाता है वो संबंधित सूचना को भर के वापिस अनुसंधानकर्ता को डाक के माध्यम से भेज देगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर। अगला है, इनमें कौन सा द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है। देखिए समाचार पत्रों में जो समंक प्रकाशित होते हैं वो सेकंड हो गए, केंद्र और राज्य सरकारों के जो प्रकाशन होते हैं वो भी एक तरह से होंगे, फर्म द्वारा विपणन सर्वेक्षण में एकत्रित किए गए समंक, ठीक है, फर्म ने एक सर्वेक्षण किया है उसमें जो डेटा इकट्ठे किए जाएंगे वो कौन से होंगे, प्राथमिक होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, वर्गीकरण सारणियन का चरण है। देखिए जब जो डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्शन किया जाता है, तो जब उनको प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, टेबुलेशन सारणियन हो सकता है, ग्राफिकल हो सकता है, या फिर डायग्रामेटिक, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। तो उसके लिए एक तरह से क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो डेटा इकट्ठे किए गए उनको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो सारणियन का प्रथम चरण होता है। अगला है, एक सारणी समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, सारणी में हम क्या करते हैं, जो भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उनको कॉलम और रोज, जो स्तंभ होते हैं और पंक्तियां होती हैं, उसमें हम प्रस्तुत करते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका बी। अगला देखिए, कालानुक्रमित वर्गीकरण में समंकों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें जो डेटा इकट्ठे किए गए हैं उनको टाइम के बेसिस पर, समय के आधार पर एक तरह से क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। अगला है, एक वर्ग का मध्य बिंदु निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, वर्ग जैसे कि आपका 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा है, और इनका अगर मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो इसकी जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, ठीक है, इधर आपकी लोअर लिमिट है और इधर ये आपकी क्या है, अपर लिमिट। तो इन दोनों को जोड़ के अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में मिड वैल्यू आ जाएगी, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अपर व अधर सीमा के जोड़ को 2 से भाग देकर। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे और उसको फिर हम आधा कर लेंगे, इसके लिए हम 2 का भाग दे देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खंडित श्रेणी नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हम जो आंकड़े होते हैं उनको आवृत्ति या संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो एक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, मकान में कमरों की संख्या, महाविद्यालय में छात्रों की संख्या, ये सब खंडित श्रेणी में आएगा। एक कक्षा के विद्यार्थियों की जो ऊंचाई है ये इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला है, यथासंभव एक अविच्छिन्न आवर्ती बंटन की रचना निम्न प्रकार के वर्गांतरों के अनुसार होने चाहिए। ठीक है, अविच्छिन्न आवर्ती बंटन का मतलब असतत, हम कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें हम जो क्लास इंटरवल लेते हैं वो एक तरह से क्या रखते हैं, समान। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला है, समंकों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, समंकों को प्रस्तुत करने के लिए सारणी का प्रयोग कर सकते हैं, टेबुलेशंस, टेबल्स, डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, आरेखों का प्रयोग किया जा सकता है, बिंदु रेखा, ग्राफ जो चित्र होते हैं ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, एक द्विचर आवृत्ति बंटन में चरों की संख्या। देखिए द्विचर का बात किया गया है, द्विचर का मतलब क्या हो गया, जिसमें 2 चर होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, लेखा चित्र निम्न के उपकरण है साधन। जो डायग्राम होते हैं वो एक तरह से क्या करते हैं, समंकों को प्रस्तुत करने की विधि हम कह सकते हैं। ठीक है, प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम कह सकते हैं। इसमें टेबुलेशन भी आता है, ग्राफ भी आता है। बहुगुणी दंड चित्र, ठीक है, इस प्रकार के जब हम बनाते हैं
ये बार डायग्राम, तो इसमें हम क्या करते हैं, केवल ऊंचाई का ही ध्यान रखते हैं। तो इनको एक तरह से हम वन डायमेंशनल डायग्राम कहते हैं, एक विमा चित्र कह सकते हैं। तो अगला देखिए, एक द्विविमा दो विस्तार वाले टू डायमेंशनल डायग्राम कौन से होते हैं, जिसमें हम ऊंचाई के साथ साथ में, ठीक है, ऊंचाई के साथ में हम क्या करते हैं, चौड़ाई, ये जो चौड़ाई होती है उसको भी अगर हम ध्यान में रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल। तो हाइट और विड्थ, ठीक है, ऊंचाई और चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन इसमें डी। अगला देखिए, वर्ग चित्र और वृत्त चित्र, ठीक है, दोनों का जो प्रयोग किया जाता है, तो ये एक तरह से दो विस्तार वाले, ठीक है, टू डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। ठीक है, इसमें हम लंबाई चौड़ाई दोनों को हम लेते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा त्रिविमा तीन विस्तार वाले, ठीक है, जिसमें तीन चीजों को लिया जाता है, ऊंचाई और चौड़ाई के साथ साथ में जब हम मोटाई को भी ले लेते हैं, तो ये एक तरह से आपको कौन से होते हैं, क्यूब्स, ठीक है, घन चित्र हम कह सकते हैं, ऑप्शन आपका डी। अगला देखिए, यदि किसी रेफ्रिजरेटर के 3 प्रतिमानों के कुल लागत क्रमशः 6,400 रुपए, 8,100 और 10,000 रुपए हो और कुल लागत आपकी कितनी है, 10 मदों में विभक्त हैं, तो तुलनात्मक विश्लेषण के लिए कौन सा चित्र प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6,400 दे रखे हैं, तो इसका हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी हम वर्गमूल निकाल के उनको हम स्क्वायर जो होते हैं वर्ग उनके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या वृत्त चित्र में उनका हम कोण निकालेंगे, एंगल्स। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणीय या वृत्तखंड चित्र के द्वारा हम इनको प्रदर्शित करेंगे। और जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8:9:10, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला है, पिछली 8 जनगणनाओं में भारत की कुल जनसंख्या के चित्रमय प्रदर्शन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, जो सिंपल बार डायग्राम होते हैं, सरल दंड चित्रों का हम प्रयोग करेंगे।